हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है मैं उसमें आप लोगों को अनुसंधान अभिक्षमता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताऊंगा। और ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये आपकी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए और उसको देखने के बाद आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न करने में आसानी होगी। अभी तक हम लोगों ने देखिए पिछली जो क्लासेस की वीडियो थी उसमें 3 क्लासेस मैंने अभी रिसर्च अभिक्षमता से संबंधित आप लोगों के लिए वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें मैंने क्या क्या चीजें देखिए आप लोगों को बता दी। जैसे देखिए जो पहली वीडियो है उसमें मैंने क्या बताया आप लोगों को, अनुसंधान का अर्थ, ठीक है, अनुसंधान का अर्थ, फिर उसकी परिभाषा, फिर उसकी विशेषता, फिर उसका उद्देश्य, फिर महत्व। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने किस में देखा था, पहली वीडियो में। दूसरी जो क्लास की वीडियो थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण पद, अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण पद, संबंधित महत्वपूर्ण पद। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि चर क्या होते हैं। ठीक है, चर, उनके प्रकार, ठीक है, परिकल्पना, ठीक है, परिकल्पना के प्रकार ये थे। उसके बाद देखिए तीसरी जो क्लास की वीडियो थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा, न्यायादर्श क्या होता है। ठीक है, और न्यायादर्श के प्रकार देखा हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, प्राथमिक स्रोत। ठीक है, उसके बाद द्वितीयक स्रोत। ये सब चीजें हम लोगों ने कहा देखा, ये अभी तक जो आप लोगों को जो क्लासेस की वीडियो मिली है उसमें। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसके आगे की चीजें क्या है। ठीक है, देखिए आगे देखिए हम लोग को, अभी हम लोगों ने ऊपर जो पिछले क्लासेस थे उसमें चरों के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हमें देखना है कि चरों का मापन किस प्रकार किया जाता है, यानी चर किस प्रकार से मापे जाते हैं। तो देखिए अनुसंधान के अध्ययन के लिए चरों का मापन करना आवश्यक होता है। यानी जब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आप जिन जिन वेरिएबल यानी चर का प्रयोग कर रहे हैं उसको मापना बहुत जरूरी होता है। स्टीवन के अनुसार इनकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है, और यह मापनी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार। ठीक, जैसे देखिए 4 प्रकार। पहली मापनी क्या है, सांकेतिक मापनी या नामिक मापनी, यानी इसमें किसी भी चर को संकेतों के माध्यम से या अंकों के माध्यम से नाम दे दिया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है नॉमिनल स्केल या नामिक मापनी या सांकेतिक। देखिए इसे वर्गीकरण मापनी भी कहा जाता है, यानी क्लासिफिकेशन स्केल भी कहा जाता है। इसमें वर्गीकृत कर दिया जाता है, कई चीजें रहती हैं, उनको कई वर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे देखिए चरों को उनकी विविधता के अनुसार सांकेतिक मापनी द्वारा 1, 2 और 3 उप श्रेणियों में मापा जा सकता है। यानी अलग अलग चर हैं, उनकी अलग अलग विशेषता है, तो उनके लिए 2-3 कैटेगरी बना देंगे और फिर उसको उन कैटेगरियों में से एक एक व्यक्ति को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उनको, उस व्यक्ति को उस पूरे समूह का समान समझा जाएगा। देख लीजिए, एक समूह या एक वर्ग के सदस्यों को प्रायः समान समझा जाता है। ठीक है, इसमें हम अंकों का प्रयोग करते हैं और कुछ संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, जैसे हमें लिंग के बारे में बताना है, जैसे हमने कहा लिंग, ठीक है, तो इसको कहेंगे कि महिला और पुरुष। अब इसको दर्शाने के लिए हम संकेत क्या इस्तेमाल करते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, अब जेंडर पता करना है तो जेंडर पता करने के लिए हम उसको किस प्रकार से संकेत के रूप में प्रदर्शित करेंगे,
पुरुष और महिला, यानी मेल और फीमेल। ठीक है, तो देख लीजिए इसी प्रकार से इसको और भी चीजों को भी कई कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक, अब जैसे देखिए क्लास में भी छात्रों को ऐसे कहा जाए छात्र या विद्यार्थी। ठीक है, तो विद्यार्थी में क्या होगा, छात्र और छात्राएं दो हो जाएगा। अब देखिए क्रम सूचक मापनी, ये क्या है, इसको देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डिनल स्केल। ये देखिए क्या होता है कि जो ऊपर अभी हमने क्या बताया कि कई समूह हैं, उनको अलग अलग उप समूहों में बांटा गया, वर्गीकृत कर दिया। अब ये देखिए क्या है कि उप समूहों को एक निश्चित आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। यानी जो उप समूह होते हैं, सब ग्रुप होते हैं, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाता है, यानी व्यवस्थित करता है। ठीक, उदाहरण के लिए देखिए परीक्षा के अंकों को अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, देखिए जो परीक्षा में रिजल्ट आता है तो उसको देखिए कई तरीके से प्रदर्शित किया जाता है और उसको अलग अलग कैटेगरी बना दी जाती है, जिसमें आप अपनी सुविधा अनुसार उस जिस कैटेगरी को देख के आप अपना रिजल्ट डिफाइन कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए अभी जो आजकल के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें देखिए क्या है कि नंबर भी दिया हुआ है, ग्रेड भी दी हुई है और क्रेडिट पॉइंट भी दिया हुआ है, तो यानी 3 चीजें दी हुई है, यानी उसको उप कैटेगरी में बांट दिया। पहले क्या होता था, केवल नंबर दिया जाता था। ठीक, तो यही चीज है। देखिए वही चीज मैंने बताया कि संपूर्ण परिमाणात्मक रूप में, अंकों में, या फिर प्रतिशत के रूप में, या फिर श्रेणी या ग्रेड्स के रूप में अलग अलग दिया। सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी, जैसे किसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति बताना है तो उसमें बताएंगे उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। तो 3 वर्ग हो गए। देखिए यहाँ लिखा निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग। अब फिर इसमें भी अगर फिर वर्ग उपवर्गीकृत करना है तो क्या करें कि उच्चतम उच्च वर्ग, मध्यम उच्च वर्ग और निम्न उच्च। उसी प्रकार उच्च मध्य वर्ग, मध्य मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग, सब में कैटेगरी बना सकते हैं, उप समूह कर बना देंगे। लेकिन इसको करने से क्या होता है कि जो भी चीज मापा जाता है वो बहुत एग्जैक्ट हो जाता है। यानी अब कह दिया मध्यम वर्ग, अब मध्यम वर्ग में तो कुछ उच्च भी होंगे, कुछ मध्य भी होंगे, कुछ निम्न, तो उसमें से कौन से लोग, तो इस प्रकार से। अगला देखिए अंतराल मापनी। ये देखिए इस बार के जो एग्जाम हुआ था 22 तारीख को यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ है, तो उसमें इससे क्वेश्चन आया हुआ था इस बार। देखिए ये क्या है कि यह मापन का तीसरा स्तर है। इसमें नामित और क्रमिक स्तरों की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। इसके साथ साथ यह माप की इकाई का उपयोग भी करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सेल्सियस पैमाना 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी जो टेम्परेचर मापने का जो सेल्सियस पैमाना होता है वो कहाँ से होता है, 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए तापमान मापने का एक और पैमाना आता है जिसको कहते हैं फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 0 डिग्री वाले में टेम्परेचर अगर हमको जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बुखार है कि नहीं, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन वही चीज अभी हमें फ़ारेनहाइट में देखना है तो क्या होता है कि 97 फ़ारेनहाइट। तो उसमें क्या है कि 0 से लेके 97 नहीं दिया रहता है, उसमें बीच में अंतराल रहता है। जैसे जैसे मान लीजिए 0 दिया, उसके बाद 20 दे दिया, उसके बाद देखिए 40 दे देगा। ठीक है, वहां बीच छोटे छोटे निशान दिए रहते हैं बीच में, तो जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये फला टेम्परेचर इतना है। उसी प्रकार इसमें दिया, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अंतराल। अब देखिए ये जो है ये इसको क्या कहते हैं अनुपात मापनी, यानी रेशियो। इसको ये जो मापन का कौन सा स्तर है, चौथा स्तर है। इस स्तर पर मापन अधिक यथार्थ एवं शुद्ध रहता है। यानी कहा जाता है कि इस लेवल पे जब कोई चीज मापी जाती है तो वो क्या होती है, ज्यादा शुद्ध होती है और यथार्थ होती है या वास्तविक होती है। ठीक है, रियल होती है। यह मापनी वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक है। यानी यह मापनी कैसी है, वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और विश्वसनीय का मतलब रिलायबल और साइंटिफिक।
ठीक है। यह पैमाना देखिए क्या होता है, परिमाणात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी क्वांटिटेटिव नॉलेज को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्वालिटेटिव में नहीं। ठीक है। यह देखिए सांकेतिक, क्रम सूचक एवं अंतराल मापनी के गुणों का सम्मिश्रण है। यानी ये मापनी जो है ऊपर की जो तीनों मापनियां हैं उनके लक्षणों को भी शामिल करके तब बनाई गई। इसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है, ठीक है, और अनुपात मापने में अंक या बिंदु समान दूरी पर होते हैं और इसका शून्य बिंदु अर्थपूर्ण होता है। इसको देखिए, जैसे मान लीजिए 0, 2, 4, 6, 8, यानी देखिए इनमें समान रेशियो, ठीक है, और 0 का भी कुछ अर्थ है। तो इस प्रकार से ये स्केल होती है, इसमें किसी चर को मापा जाता है। अब देखिए कुछ ऐसी मापनियां भी होती हैं जो कैसी होती हैं, व्यवहार आधारित मापनी होती है, यानी एटीट्यूडिनल स्केल। ठीक है, यानी लोगों के चरों के व्यवहार को या जनसंख्या के व्यवहार को भी मापने के लिए इस स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए, यदि आप शिक्षक के प्रति छात्रों के व्यवहार का पता लगाना चाहते हैं तो प्रश्नावली की रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। जैसे कोई टीचर है, उसके प्रति स्टूडेंट का व्यवहार कैसा है यह आपको पता लगाना है, तो उसके लिए आपको प्रश्नावली तैयार करनी पड़ेगी। और प्रश्नावली जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जिसके द्वारा आप किसी व्यक्ति से कुछ भी पूछे जाने बगैर उनको कुछ क्वेश्चंस दे दीजिए और उस क्वेश्चंस का उनसे जवाब ले लीजिए, तो इससे पता चल जाता है कि फला व्यक्ति का उस व्यक्ति के प्रति किस प्रकार की धारणा है। ठीक, तो इसमें देखिए प्रश्नावली तैयार करने के 2-3 तरीके होते हैं, जैसे ओपन खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एकदम ओपन होंगे, यानी सबके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप अलग अलग लोगों को दिए जाएंगे और सभी लोग अपने अपने अलग अलग मत प्रकट करेंगे। और मिक्स वाला जो होता है कि कुछ खुले भी होंगे और कुछ क्लोज भी होंगे। ठीक है, और इसमें जब स्टूडेंट उसका उत्तर देंगे तो उससे पता चल जाता है कि वो इस टीचर के प्रति किस प्रकार का विचार रखते हैं। ठीक है, देखिए क्लोज्ड, ओपन और कंबाइंड, ये जो देखिए आप लोगों ने बीए में पढ़ा होगा, बीए में शिक्षा शास्त्र के सिलेबस है उसमें भी है, बीएड में भी ये है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो नेट में इसको शामिल किया गया। देखिए क्या है, अगर शोधकर्ता ने बंद प्रश्नावली प्रश्न निर्मित किए हैं तो प्रतिवादी को यह विकल्प दिए जा सकते हैं। यानी अगर जैसे मान लीजिए कोई रिसर्चर है और वो जो जिनसे पता लगाना है उनके सामने जो क्वेश्चन दिया है वो कैसा दिया है, बंद प्रश्नावली दिया है। तो बंद प्रश्नावली जब देगा तो उसमें उसको कुछ विकल्प देगा कि वो उस पर क्या करेगा, उस विकल्प के सामने टिक लगा देगा। जैसे देखिए क्या क्या है, दृढ़ता पूर्वक सहमत, यानी मान लीजिए कोई प्रश्न दे दिया है, उसके आगे ये जैसे कॉलम बने हैं, ठीक है, हर प्रकार के प्रतिक्रिया के। अब जैसी प्रतिक्रिया रहेगी उसके सामने बच्चा क्या करेगा, टिक चलाता जाएगा, जो इसमें सही नहीं रहेगा उसको क्रॉस कर देगा। ठीक है, तो लास्ट में सभी बच्चों से इसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त की जाएगी और अंत में रिजल्ट देखा जाएगा कि सभी बच्चों का इस टीचर के प्रति किस प्रकार का मत है, किस प्रकार का विचार है। ठीक, इसमें देखिए कितने हैं, दृढ़तापूर्वक सहमत, सहमत, अनिर्णित, असहमत, दृढ़तापूर्वक असहमत। यानी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उस टीचर से पूरी तरह से सहमत होंगे, कुछ केवल मतलब पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत सहमत होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ भी निर्णय नहीं कर पाएंगे, कुछ बच्चे रहेंगे कि असहमत होंगे और कुछ बच्चे रहेंगे कि पूरी तरह से असहमत रहेंगे, यानी उसको एकदम लाइक ही नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए इन मानक संकेतों को लिकर्ट स्केल में उदाहरण के रूप में लिया गया है। यानी जो एक अभी स्केल का नाम देखेंगे हम लोग, तो उस स्केल में भी इसको उदाहरण के रूप में लिया गया है। ठीक है, और व्यवहार आधारित पैमाने के कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें देखिए
कि गुणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में व्यवहार आधारित मापनी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आपको क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव अगर कोई रिसर्च करना है तो उसमें इस व्यवहार मापनी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। व्यवहार आधारित मापनी के देखिए विभिन्न प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला तो देखिए क्या है, लिकर्ट मापनी, यानी लिकर्ट नामक विद्वान के नाम पर इस मापनी का नाम क्या रख दिया गया, लिकर्ट। इसे देखिए, इसे क्या कहा जाता है, इसे संचित दर निर्धारण मापनी भी कहा जाता है, यानी समेटेड रेटिंग स्केल। यह इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक कथन या वस्तु का समान महत्व या प्रभाव होता है। यानी यह जो स्केल है वह कहती है कि प्रत्येक कथन और प्रत्येक वस्तु का समान महत्व या प्रभाव होता है। ठीक है, इसलिए उनकी मापनी पर भी मूल्य एक ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए एक शिक्षक की गुणवत्ता में कई आयाम सम्मिलित होते हैं। एक टीचर है वो कैसे अच्छा है, यानी वह कैसे गुणात्मक है, तो गुणात्मक किसी एक लक्षण के आधार पर नहीं होगा, उसके पास ज्ञान भी होगा, उसके पास उसका संप्रेषण कौशल भी अच्छा होगा, फिर वो चीजों को बेहतर तरीके से समझाता होगा और टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल अच्छे से करता होगा। ठीक है, तो ये सारे लक्षण जब मिलकर उसकी क्वालिटी को डिसाइड करेंगे। और इसमें कहा जाता है कि सभी का क्या होता है कि बराबर महत्व होता है और सभी प्रभावशाली होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कम प्रभावशाली है, कोई ज्यादा प्रभावशाली है, सबका अपना अपना बराबर प्रभाव होता है, इसीलिए वो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, देखिए यही सब चीजें हैं कि कैसे वो ज्ञान का प्रयोग करेगा, कैसे उसका संचार कौशल है, कैसे शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करेगा और कैसे उनको संगठित करेगा, और फिर लास्ट में अपने लेक्चर को उनके सामने प्रदर्शित। ठीक, अब कहा जा रहा है कि जो प्रतिवादी होंगे, रेस्पोंडेंट होंगे, यानी जो स्टूडेंट होंगे, वो क्या कहेंगे कि विभिन्न पहलुओं के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हो सकता है। यानी कुछ स्टूडेंट होंगे जो टीचर के अलग अलग तरीकों के प्रति अलग अलग का व्यू रखते होंगे। कुछ लोगों को लगता होगा कि टीचर का नॉलेज तो बहुत अच्छा है लेकिन टीचर का संप्रेषण कौशल सही नहीं है, यानी टीचर कैसे बोलते हैं समझ में नहीं आता है, या दूर जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको लगता है कि उनकी आवाज मेरे तक पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है, फिर कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि जो जिस तरीके से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करके टीचर समझा रहा है वो उसके समझ से बाहर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसमें देखिए अलग अलग दृष्टिकोण होंगे। कुछ लोग क्या होंगे, सकारात्मक होंगे, कुछ लोग नकारात्मक होंगे और कुछ लोग क्या होंगे, निष्पक्ष। यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे और कुछ न्यूट्रल होंगे, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। ठीक है, देखिए अब कहा जाता है कि कुछ उत्तरदाताओं का दूसरे की तुलना में अधिक सकारात्मक रवैया हो सकता है। यह संख्यात्मक मापनी भी हो सकती है, यानी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे या कुछ ऐसे भी प्रतिवादी होंगे। अब देखिए मैंने क्लास का उदाहरण लिया है, ऐसे रिसर्च में भी किसी भी फील्ड में बहुत सारे प्रतिवादी भी होते हैं। तो उसी प्रकार से क्लास का लेना क्या है कि थोड़ा समझने में आसानी होती है। तब उसी में देखिए क्या होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लोग सकारात्मक होंगे, वो उससे और भी ज्यादा सकारात्मक, बहुत ज्यादा सकारात्मक है। कुछ लोग क्या होंगे, सामान्य रूप से होंगे। तो ये सारी चीजें किस चीज को दर्शाती हैं, लिकर्ट मापनी। ठीक, अब अगली मापनी देखिए क्या है, अगली मापनी है थर्स्टन मापनी। ठीक है, यह देखिए क्या होती है, लिकर्ट मापनी जैसी ही है लेकिन इस मापनी में भिन्न भिन्न विवरणों के प्रभाव या भार महत्व को निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यह भी उसी की तरह ही है, यानी कई चीजों को मिलके जब कोई काम किया जाता है, कोई शोध किया जाता है या पढ़ाई की जाती है, टीचिंग की जाती है, तो उसमें कई चीजें शामिल होती है, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया। तो इसमें क्या कहता है कि वहां तो कह रहा था कि समान सबका महत्व होता है, लेकिन यहाँ कह दिया है कि सबको अलग अलग वेटेज दिया जा रहा है। यानी कि किसी चीज का वेटेज ज्यादा है, किसी चीज का वेटेज कम है। जैसे अगर कहा दिया जाए कि टीचर को 100% वेटेज दिया जा रहा है, तो उस 100% टीचिंग में उसके नॉलेज को 30% योगदान है, उसके संप्रेषण कौशल का 30% योगदान है, फिर उसके
टीएलएम का जो है वो कितना योगदान है, मान लीजिए 20% हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 80%। और लास्ट में कह दिया जाए कि 20% योगदान है उसको प्रदर्शित करने के तरीके का, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा ये 100%। लेकिन देखिए इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किस चीज को दिया गया, टीचर के नॉलेज को और टीचर के कम्युनिकेशन स्किल। तो उसी प्रकार से इसमें वेटेज के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे देखिए ज्ञान के आधार को 1.5 और शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति को 2 दिया गया। इसके कहने का मतलब यह है कि इसमें अगर मान लीजिए 10 माना गया है तो 10 वेटेज में से किस किस चीज को कितना कितना वेटेज दिया गया। ठीक, अगला देखिए, अगली जो मापनी है उसका नाम क्या है, गटमैन मापनी, यानी ये गटमैन के द्वारा दी गई इसलिए इसका नाम गटमैन। यह मुख्य रूप से अनुपात मापनी पर आधारित है, इसे विकसित करना काफी कठिन कार्य, यानी जो ऊपर अभी हम लोगों ने देखा अनुपात मापनी जो है, रेशियो स्केल जो है, ये उसी के ऊपर आधारित है, लेकिन इसको विकसित करना बहुत कठिन होता है, इसलिए इसका उपयोग किया नहीं जाता है या बहुत नाम मात्र का उपयोग। ठीक, अब देखिए आते हैं रिसर्च से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण टर्म है जिसको मैं पहले पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा और आगे कर दिया क्योंकि बीच में कुछ चीजें जो है रह गई थी, तो इसीलिए इसको मैंने थोड़ा सा और आगे कर दिया। देखिए क्या है, 2 चीजें हैं, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। देखिए प्रत्यक्षवाद क्या होता है, ये किसी भी रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए प्रत्यक्षवाद शोध पद्धति की उसी प्रणाली में विश्वास करता है जिसे प्राकृतिक विज्ञानों में अपनाया जाता है, यानी प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित जो रिसर्च होते हैं, जिस प्रकार से उसमें कार्य किए जाते हैं, यह उसी प्रणाली में विश्वास करता है। इसमें होता क्या है, देखिए निष्पक्षता होती है और मूल्य तटस्थता होती है, यानी इसमें व्यक्ति क्या रहेगा, निष्पक्ष रहेगा और मूल्यों से तटस्थ रहेगा। यही कारण है कि इसमें देखिए ज्ञान से ज्ञाता, आत्मपरकता से निष्पक्षता और मूल्य से तथ्य को अलग माना जाता है। यानी देखिए ज्ञान और ज्ञाता को अलग अलग महत्व दिया जाता है, आत्मपरकता और निष्पक्षता को अलग अलग महत्व दिया जाता है, मूल्य और तथ्य इनको भी अलग अलग वैल्यू दिया जाता है। ठीक, यानी एक ही नहीं समझा जाता है। हो सकता है देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, वो व्यक्ति देखने में तो बहुत अच्छा लगता हो, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी लगती है कि हाँ बहुत अच्छा व्यक्ति, लेकिन उसके पास ज्ञान ना हो, तो महत्व किस चीज को दिया जाएगा, अगर उसके पर्सनालिटी के आधार पर उसको ज्ञान को महत्व दिया जाए तो गलत हो जाएगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि उसके ज्ञान को महत्व दिया जाए, उसकी पर्सनालिटी को, उसके लुक को नहीं दिया। ठीक, अब देखिए समाजशास्त्र और सामान्य बोध एक ही नहीं है। ठीक, अब देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि समाजशास्त्र जो है बहुत बृहद अवधारणा है और सामान्य बोध का मतलब सामान्य जानकारी एक छोटी बात है। ठीक है, देखिए समाजशास्त्र जो है क्या है, व्याख्यात्मक सिद्धांतों पर आधारित है, यानी समाजशास्त्र जो होता है वो व्याख्या पर आधारित होता है और कई सिद्धांतों से उसको विकसित किया जाता है। लेकिन जो सामान्य बोध होता है उसके लिए किसी सिद्धांत प्रदान की जरूरत नहीं होती है, लोग अपने आंखों से देखते हैं, सुनते हैं और उसके बारे में एक अपने मन में धारणा बना लेते हैं। ठीक, जिनके आधार पर इस विषय को सार्वभौमिक दर्जा मिलता है। सार्वभौमिक दर्जा यूनिवर्सल वैलिडिटी मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि ये कई सिद्धांतों पर, कई व्याख्याओं पर आधारित होता है, कई लोगों ने उस चीज को प्रमाणित किया हुआ रहता है। और सामान्य बोध तो अपने मन से कुछ भी सोच लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, अपने से बना लीजिए, समाज के कुछ लोगों ने सोचा और उन्होंने एक धारणा दे दी तो उसी को मान, ऐसा नहीं। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि प्रत्यक्षवाद ज्ञान का एक सुव्यवस्थित, सुसंगठित पुंज है, यानी सिस्टमैटिक एंड कंसोलिडेटेड समूह है, ग्रुप है, और जिसे विशिष्ट प्रवणताओं या कौशलों और प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक शब्दावली से बनाया गया है। यानी इसमें देखिए क्या है कि प्रवणता, कौशल और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके तब इसको बनाया गया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए समाजशास्त्र अमूर्तता और सामान्यीकरण के लिए प्रयास करता है, यानी समाजशास्त्र क्या प्रयास करता है कि कोई भी चीज क्या हो, मूर्त रूप में ना बल्कि अमूर्त रूप में दिखाई जाए, प्रदर्शित की जाए,
और उसको क्या कर दिया जाए, जनरलाइजेशन कर दिया जाए, सामान्यीकरण कर दिया जाए, जिससे उसका प्रभाव दिखाया जाए कि सभी समूहों पर एक समान पड़ रहा है। ठीक, इसमें देखिए कि सामान्यीकरण जैसे नियमों से मानव अनुभवों की व्याख्या की जाती है, यानी जब किसी चीज का सामान्यीकरण कर दिया जाएगा तो उसी के आधार पर उस जनसंख्या या उस समूह के व्यवहार को क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, यानी ये ऐसा हुआ, यानी सभी लोग ऐसा करते होंगे। ठीक, देखिए उत्तर प्रत्यक्षवाद, ये देखिए क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट है। देखिए उत्तर प्रत्यक्षवाद यह तर्क देता है कि तर्क के साथ अनुभविक टिप्पणियों को जोड़कर एक घटना के बारे में उचित अनुमान लगाया जा सकता है। यानी ये कहता है कि तर्क के साथ साथ अनुभव को भी शामिल किया जाना चाहिए और फिर इन दोनों के आधार पर कोई भी अनुमान लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वहां क्या कह रहा था, तर्क को महत्व दिया जा रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, तर्क के साथ साथ अनुभव को भी महत्व दिया जा रहा है। इसका यह देखिए, इसका यह मत है कि वैज्ञानिक तर्क और सामान्य तर्क के बीच केवल अंश में ही अंतर है। यानी कह रहा है कि वैज्ञानिक तर्क और सामान्य तर्क में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस केवल अंश का अंतर है, पॉइंट का अंतर है। ठीक है, इसके अनुसार सभी अवलोकन अस्थिर है। यानी क्या कह रहा है, इस जो अवलोकन ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं वो क्या है, अनस्टेबल है और इनमें क्या है, त्रुटियां हैं, ये सभी पुनर्प्रयोज्य भी हैं। यानी अगर कोई रिसर्च किया गया है उसमें तर्क के साथ अनुभव का प्रयोग नहीं किया गया है तो वो कैसा होगा, अस्थिर होगा, अनस्टेबल होगा और उसमें त्रुटियां होंगी, इनको फिर से दोबारा करना होगा या करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया प्रत्यक्षवाद। अब देखिए जो है रिसर्च से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण टर्म है जो देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये देखिए क्या है, शोध में 6 थिंकिंग हैट्स, यानी 6 चिंतन टोपियां, यानी कुछ टोपियों को आधार मानकर उनको अज्यूम करके उसके आधार पर तर्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया जाता है। ठीक है, देखिए उनके आधार, तो देखिए आया कहां से, सबसे पहले देखिए यह जो टर्म है एक पुस्तक से आया है, जिस पुस्तक का नाम क्या है, 6 थिंकिंग हैट्स, और इस पुस्तक को लिखा किसने था, डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ने। ठीक है, यानी एक विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा था और उसी पुस्तक से ये टर्म रिसर्च में लिया गया है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये है क्या, ये समानांतर सोच समूहों यानी पैरेलल थिंकिंग ग्रुप्स के लिए एक विस्तृत और एकजुट ढंग से प्रभावी सोच का साधन प्रदान करते, यानी समानांतर सोच समूह है उसको क्या प्रदान करते हैं, एक विस्तृत और एकजुट ढंग से प्रभावी सोच का साधन प्रदान करते। ठीक है, इसमें देखिए विभिन्न टोपियों का उपयोग प्रत्येक दिशा के लिए रूपकों के रूप में किया जाता है। यानी अलग अलग टोपियां जो हैं, अलग अलग कलर की टोपियां अलग अलग बातों को दर्शाती हैं। ठीक, देखिए है क्या, देखिए सबसे पहले देखिए क्या है कि श्वेत टोपी यानी व्हाइट हैट। ये व्हाइट हैट देखिए क्या प्रदर्शित करती है, ये देखिए इन्फॉर्मेटिव है, यानी मतलब इससे केवल सूचनात्मक जानकारी है। क्या क्या मिलती है कि सभी तथ्यों और आंकड़ों की सूचना किससे प्रदर्शित होती है, सफेद टोपी से, और इसके साथ क्या प्रदर्शित होती है, ज्ञान को विकसित करना, यानी ज्ञान को कैसे विकसित किया जाएगा ये बताते हैं। ठीक, अगली जो देखिए क्या है, लाल टोपी है, रेड हैट। रेड हैट क्या होती है, ये भावनात्मक होती है यानी इमोशनल होती है। इसमें देखिए ये क्या प्रदर्शित करती है, स्व प्रेरणा यानी गट फील, यानी कोई भी रिसर्चर है वो खुद से कितना प्रेरित है, यानी बाह्य रूप से नहीं, स्व प्रेरित कितना। फिर उसके बाद अंतर्दृष्टि यानी इंट्यूशंस, यानी उसकी अंतर्दृष्टि कैसी है, यानी वह अपने से खुद उसके बारे में किस प्रकार से सोचता है। और फिर क्या है, यह आपको कैसा महसूस करवाता है, यानी इस रिसर्च को करने से आप क्या फील कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। ठीक, अगली देखिए, अगली जो टोपी है वो काली टोपी है, यानी
ब्लैक हेड, ब्लैक हेड क्या प्रदर्शित कर रही है? नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी को प्रदर्शित कर रही है। इसमें देखिए क्या बताया जाता है कि यह क्यों नहीं किया जा सकता, यानी इससे क्या प्रदर्शित है? कोई कहता है कि यह क्यों नहीं किया जा सकता, क्या कठिन है, यानी यह क्या कठिन है, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर देखिए क्या यह कार्य नहीं करेगा, यानी इसको मैं अगर कर लूंगा या इस रिसर्च को पूरा कर लूंगा तो क्या बाद में काम नहीं आएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं उसको कौन प्रदर्शित करता है? काली टोपी। ठीक, अब देखिए आगे की जो टोपियां हैं, 3 टोपियां हो गई, 3 और बची है। इसमें देखिए पीली टोपी यानी येलो है, ये देखिए क्या है? ये पॉजिटिव है यानी सकारात्मकता को प्रदर्शित करती है। इसमें देखिए क्या होगा? कोई रिसर्चर क्या होगा? ये दिखा जाता है कि वो आशा से प्रतिकूल है, यानी वो निराश नहीं है, वो क्या है? आशा बना के रखा हुआ है कि मेरा रिसर्च जो है पूरा होगा और सही तरीके से होगा। फिर उज्जवल पक्ष, यानी वो कहता है कि जो मेरा रिसर्च है वो क्या है? बहुत ब्राइट है। ठीक है, और यह कार्य क्यों करेगा, यानी वह यह भी दिखाता है ये जो रिसर्च है जब पूरा हो जाएगा तो कार्य किस लिए करेगा, क्यों काम में आएगा, ये भी बताता है। यानी यह पीली टोपी। अगली देखिए क्या है? हरी टोपी यानी ग्रीन है। ये देखिए क्या होती है? क्रिएटिविटी को दिखाती है यानी रचनात्मकता। इसमें देखिए क्या दिखाया जाता है कि वह जो शोध है वो कितना सृजनात्मक है और इसमें कितने नए नए विचार शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को भी देखा जाता है यानी डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हैं वो कितने किस प्रकार के हैं। फिर उसके बाद देखिए पार्श्व सोच यानी लैटरल थिंकिंग। इसमें जो रिसर्चर होता है वो पार्श्व सोच वाला होता है, यानी देखिए पूरी तरह से क्या है ये क्रिएटिविटी है यानी नई चीजों को हमेशा नया करने के बारे में सोचना, तो वो इस चीज से दिखाता है। ठीक, अगली देखिए जो है वो क्या है? वो है नीली टोपी या ब्लू है। ये देखिए क्या है? प्रोसेस बेस्ड यानी प्रक्रियात्मक है। और कहने का मतलब ये हो गया कि जब सारा चीज आपने बता दिया, देख लिया, अब ये दिखा रहा है कि आप सारे चीज का प्रयोग कर किस प्रकार से रहे हैं। ठीक है, यानी अब ये मेन चीज है, यानी आपने सारा चीज इकट्ठा कर लिया, अब उन सब चीजों का प्रयोग करके आप जो चीज निर्मित करने जा रहे हैं उससे संबंधित है। देखिए इसलिए इसको कहा गया द बिग पिक्चर, यानी जो मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है, अब इसी से बताया जाता है। और इसमें किस चीज का जरूरत होता है? धैर्य एवं सहनशीलता, यानी इस काम को करते समय आपको धैर्य रखना पड़ेगा और सहनशील होना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए नियंत्रण, यानी आपको इस पे कंट्रोल भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें उपलब्ध करा दिए अब उसको आप काम कर रहे हैं लेकिन सब पर नियंत्रण नहीं है, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, तो ऐसा नहीं, सबको कंट्रोल में भी रखेंगे। ठीक है, और फिर देखिए संगठन और प्रक्रिया, यानी अब इन सब चीजों को क्या करेंगे? संगठित करके रखेंगे और फिर उसका प्रोसेस करेंगे। फिर लास्ट में देखिए क्या होगा? सभी कारकों तथा प्राथमिकताओं पर विचार, यानी इसमें जब आप प्रोसेस करेंगे, कोई प्रक्रिया शुरू करेंगे तो सभी कारकों पर विचार करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर कम फोकस करें, किसी पे ज्यादा करें, सबको बराबर प्रेफरेंस देंगे। तो ये देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा? 6 हैव्स। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या है? अनुसंधान के प्रकार है, तो इसको हम लोग अगली क्लास की जो वीडियो रहेगी उसमें देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग यही रखते हैं और इसके बाद जब अगली क्लास में मैं आप लोगों से मिलूंगा तो उसमें मैं अनुसंधान के प्रकार के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को जो शोध अभिक्षमता से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, शोध गंगा, ई विद्वान, ठीक है, इन सब के बारे में बताऊंगा। उसके बाद देखिए साहित्यिक चोरी क्या होती है, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद देखिए शोध से संबंधित जो महत्वपूर्ण शॉर्टकट वर्ड होते हैं, जैसे इविड क्या होता है, वाइड क्या होता है, एट अल क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद देखिए कि साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, भारतीय स्तर पे क्या किया गया है, वैश्विक स्तर पे क्या किया गया है, तो इन सब चीजों को मैं आपको अगली कक्षाओं में बताऊंगा। तो उसके लिए अब आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अब अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।